चलिए दोस्तों, आज से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं महमूद गजनवी के बारे में, जो कि एक तुर्की व्यक्तित्व का व्यक्ति था या तुर्कमेनिस्तान से ताल्लुकात रखता था। अब महमूद गजनवी को पढ़ने से पहले या महमूद गजनी को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ एकदम क्लियर कर दूं कि अभी तक भारत में जो मुसलमानों ने अटैक किए हैं वो अरब के मुसलमान थे। अरब की ओर से सबसे पहले मुसलमानों में अटैक किया हिंदुस्तान पर उबैदुल्ला ने 711 में, जैसा कि आपने पढ़ा, असफल रहा। मुसलमानों की ओर से दूसरा अटैक हुआ बुदेल का, जो भी असफल रहा। और मुसलमानों की ओर से मतलब अरबियों की ओर से हिंदुस्तान का तीसरा जो अटैक हुआ वो सक्सेसफुल अटैक माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम नामक अरबी व्यक्ति ने, आपको भी पता है, राजा दाहिर को हरा दिया। और इस तरह से भारत में इस्लामी साम्राज्य उदय नहीं हुआ है, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ है। इस्लाम धर्म का आगमन होगा तो इस्लामिक संस्कृति भी आएगी। इस्लामिक संस्कृति आई जिसके तहत ही हिंदुस्तानी बाजारों में दिरहम सिक्का चलने लगा, जो अरबियों की बदौलत था। हिंदुस्तान में ऊंट पालन होने लगा, जो अरबियों की बदौलत था। हिंदुस्तान में खजूर की खेती होने लगी, जो अरबियों की मदद से था। कहने का मतलब है कि सिर्फ 3 साल ही, 712 से 715, सिर्फ 3 साल ही मोहम्मद बिन कासिम रहा। और फिर इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम जो है उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बारे में मैंने पूरा वृत्तांत बताया था। और ऑफिशियल एक किताब है जिसका नाम है चचनामा, वो इस बात की जानकारी भी देती है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है उसकी डेथ मात्र सल्तनत संभालने के 3 साल में ही हो गई। तो इस तरह से अरबों ने भारत को जीता। मतलब यहां पर भारत का मतलब है सिंध और मुल्तान को फतेह तो किया, लेकिन हिंदुस्तान में वो स्थायी मुस्लिम साम्राज्य नहीं बना पाए, या हिंदुस्तान में एक वो साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए जैसा कि चाहिए था। तो अब इसके बाद हिंदुस्तान में जिसका अटैक होगा, मोहम्मद गजनवी। पूरी कहानी जानते हैं कि महमूद गजनवी कौन है और क्या किया था इसने। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक की ओर ले चलता हूं कि अब हम भारत में अरब आक्रमणों में सिर्फ 3 ही पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो आपको भी ये चीज पता है बहुत अच्छे तरीके से कि भारत में जो अटैक किया था वो किसने किया था। याद रखिएगा, वो किया था सबसे पहले, आपकी जानिब के हिसाब से बता दूं कि उबैदुल्ला ने। तो उबैदुल्ला जो था, याद रखिएगा, ये पहला अरबी था, दूसरा था बुदैल, और तीसरा था दरअसल में मोहम्मद बिन कासिम। तो ये 3 अरबियों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में अटैक किया और 715 में वो यहां से चला गया। मतलब भारत में जो अरबी आक्रमण हैं वो इस तरह से क्लोज हो जाते हैं और इस तरह से खत्म हो जाते हैं। अब अरबियों को हिंदुस्तान में आता देख और बड़े आराम से अरबियों ने जब राजा दाहिर को हरा दिया, तो इसी से अब और मध्य एशिया के दूसरे सुल्तान जो हैं या मध्य एशिया के जो दूसरे शासक हैं, इसी घटना से इंस्पिरेशन लेंगे, मोहम्मद बिन कासिम की घटना से। और फिर भारत में अब एक नई जाति एंटर होगी आक्रमण के लिए, जिसको कहते हैं तुर्क। तो भारत में तुर्कों का जब हम आक्रमण पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमको मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन उससे पहले जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं कि भारत पर जो भी मुस्लिम आक्रमण हुए हैं सबसे पहले, वो मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले अरबियों ने किए हैं। यहां अरबियों का मतलब मैंने ऊपर ये लाइन लिख दी है जिससे आपको समझ में आ रहा होगा। अब मात्र 3 साल का ही सर्वाइवल किया इन्होंने, इसलिए भारत में स्थायी मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ अरबियों ने क्या किया है, भारत में इस्लाम का उदय करा दिया। भारत में इस्लाम
आ जाता है अरबियों की बदौलत। बस इतना इंपॉर्टेंट काम किया है अरबियों ने, बल्कि हिंदुस्तान में साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि साम्राज्य स्थापित करने के लिए याद रखिएगा, या मुस्लिम सत्ता स्थापित करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा यहां रहना पड़ेगा। तो जो काम अरब नहीं कर पाए वही काम करते हैं तुर्क। तो इसलिए आपसे कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अरबों में और तुर्कों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो अरबों में और तुर्कों में बेसिक डिफरेंस यही है बेटा कि अरब जो हैं वो भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए, तुर्क भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित कर पाए। देखेंगे हम कैसे। अरबियों ने भारत में इस्लाम का उदय करवाया है और तुर्क जो हैं वो उनके बाद आए हैं, तो ऑलरेडी यहां इस्लामिक दौर तो था ही। तो इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी है। तो थोड़ा मैं पीछे से शुरू करता हूं ताकि आपको पूरी कहानी पता चले कि ये तुर्कमेनिस्तान और ये तुर्की लोग क्या हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन मैप में देख लेते हैं कि अब हिंदुस्तान में तुर्कियों का आक्रमण होगा तो ये तुर्की कौन है। तो आप जरा खूब अच्छे से जो चीज मैं समझाने वाला हूं इसको जरा नोटिस करिएगा। देखिए मैं क्या समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले ये आपको जो दिख रहा होगा ये टर्की दिख रहा है, ये टर्की। इसकी बात हम नहीं करेंगे, इसकी हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस्लाम जो है, इस्लाम जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ? मक्का से। एम फॉर मक्का। वास्तविक राजधानी बन के कहां से फैलना शुरू किया? एम डी फॉर मदीना। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, अब मोहम्मद साहब के डेथ के बाद में अरब आक्रमणकारी जो हैं, याद रखिएगा, वो इसी रूट से आएंगे। मतलब सऊदी अरेबिया से इराक होते हुए, ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए इंडियन बॉर्डर में एंट्री करेंगे। तो आप खुद देख लीजिए, जब भी अरबी हिंदुस्तान में एंटर हुए हैं तो इस रूट से एंटर हुए हैं। अब बहुत गौर से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो तुर्की लोग आएंगे, तो क्या तुर्की लोग यहां से आएंगे? यहां से आएंगे? जी नहीं, यहां से तुर्की लोग नहीं आएंगे। मतलब मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी यहां से नहीं, बल्कि इसी टेरिटरी में देखिए, आप देख रहे होंगे तुर्कमेनिस्तान, यही तुर्कमेनिस्तान के लोगों को तुर्की कहते हैं। तो महमूद गजनबी से लेकर वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी, ये सभी तुर्की हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं रिलेशन तुर्कमेनिस्तान से जुड़ा है। तो कहीं आप ये स्टेटमेंट ना बोल दिया करें कि महमूद गजनबी और गौरी ये यहां से आए थे, ना जी ना, वो तुर्कमेनिस्तान से। अब कैसे थे, पहले मेरी बात ध्यान से सुनेगा। हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम के बाद से लगातार इसी रूट से दूसरे आक्रमणकारी हिंदुस्तान में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो ये बात उस समय की है जब हिंदुस्तान में अरबों के आक्रमण हुआ करते थे। तो जैसे मान लीजिए ये ईरानी लोग रह रहे हैं, ये देखिए ये ईरानी लोग अपनी बस्तियों में रह रहे हैं, है ना। और मान लीजिए अरबी लोग जो हैं वो सऊदी अरेबिया से निकले अपना लश्कर लेकर, सामान लेकर, सारी चीजें। तो लगभग लगभग 30-40 दिन इराक पहुंचने में लग जाएगा और लगभग लगभग 50-60 दिन ईरान को पार करने में लग जाएगा। तो इसी दौरान सऊदी अरेबिया से जब शुरुआत में उन्होंने जो राशन पानी रखा था वो ईरान आते आते खत्म होने लगेगा। तो जो अरब आक्रमणकारी हैं, याद रखिएगा, जो अरब फौजें हैं या अरब आक्रमणकारी जो हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही पहुंचेंगे ईरान, तो ईरान में जो लोग रह रहे हैं इन्हीं बस्तियों में लूटपाट करेंगे और लूटपाट करके अपने जीविका का साधन अनाज वगैरह को भरपाई करेंगे। तो ये हमेशा होगा। इसी जद्दोजहद में या इसी क्रम में अरबियों के जब भी अटैक होंगे और जब अरबी ईरान से निकलेंगे तो कुछ लोग इस लूटपाट से त्रस्त हो जाते हैं, कुछ ईरानियन, और लूटपाट से त्रस्त होकर कुछ ईरानी लोग जो हैं वो पलायन करना स्टार्ट करते हैं और सेफ जगह पहुंचना स्टार्ट करते हैं तुर्की। तुर्की के तुर्कमेनिस्तान, अच्छे से देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में उस समय ज्यादा लोग नहीं रह रहे थे, सिर्फ 10% लोग ही तुर्कमेनिस्तान में रहा करते थे।
तुर्कमेनिस्तान के लोगों को, जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को हम इंडियंस बोलेंगे, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी, तो तुर्कमेनिस्तान में रहने वाले लोगों को तुर्की बोलेंगे हम। सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी, लेकिन अरब आक्रमणों के समय ईरानियों ने लगभग पूरा अपने को खाली कर दिया और सारे जितने भी ईरानी थे वो सभी कहाँ चले जाएंगे? तुर्कमेनिस्तान। तो पूरे ईरान के लोग धीरे 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 करते 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 तुर्कमेनिस्तान पहुंच जाएंगे। तुर्कमेनिस्तान पहुंच जाएंगे तो आज के समय पे जो तुर्कमेनिस्तान है वो 90% ईरानियन पॉपुलेशन और 10% तुर्कमेनिस्तान की रियल पॉपुलेशन से मिलकर बना है। लेकिन मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ईरानी लोग जब तुर्कमेनिस्तान पहुंचेंगे तो ईरानी लोग इन 10% तुर्कियों के साथ इतने अच्छे तरीके से घुल मिल जाएंगे कि सभी ईरानी जो भाग कर गए थे, अरब आक्रमणों से बचकर तुर्कमेनिस्तान पहुंचे थे, अब ये भी अपने आप को तुर्की ही कहलवाएंगे या इस संस्कृति में रंग जाएंगे तुर्कमेनिस्तान की कि जितने भी ईरानियंस गए हैं तुर्कमेनिस्तान सब एक तरफ से तुर्की। मतलब आज जो तुर्कमेनिस्तान आपको दिखाई देता है ना, ये तुर्कमेनिस्तान असल मायने में भाग भाग कर आए ईरानियंस से मिलकर बना है। क्योंकि ये ईरानी क्यों भाग कर आए थे? अरब आक्रमणों के समय पर। तो यहीं से मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जितने भी तुर्की हैं वो मूल निवासी हैं, मतलब उनका मूल निवास रियल में ईरान है। याद रखिएगा, अरब आक्रमणों के समय में जैसे पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान का, तो यहाँ के कुछ जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले गए। भले पाकिस्तान में रह रहे हैं लेकिन नेटिव उनकी असल कल्चर, उनकी रियल परवरिश का स्टार्टिंग कहां हुआ है? इंडियन में। तो इस तरह से तुर्क मध्य एशिया की खाना बदोश जाति थे। तो ठीक है, खाना बदोश जाति थे मतलब ईरान में ही वो टहला करते थे, घूमा करते थे। तो अच्छे से देखिए, जिनको आप तुर्क कहते हैं असल मायने में वो कहाँ के मूल निवासी हैं? ईरान के मूल निवासी हैं। और जो ईरान में रहने वाले लोग हैं जो बाद में तुर्की बन जाएंगे, तो यही तुर्की लोग जो हैं अब्बासी खलीफाओं के महल में रहा करते थे, उनकी रक्षा किया करते थे। और स्पेशली कुछ तो बहुत ही कातिलाना सैनिक होते थे, अब्बासी कैलिफों के सिर्फ कहने बस पे सामने वाले का सर धड़ से उड़ा देते थे। मतलब अब्बासी कैलिफों के विश्वास पात्र थे असल में ईरान में रहने वाले लोग, जो अरब आक्रमणों के कारण तुर्कमेनिस्तान में परमानेंटली जाकर बस जाते हैं। तो जो मैंने समझाया आपको, ये वाली लाइन वही लिखी है कि जब हिंदुस्तान में अरबों का आक्रमण होता है, मतलब 711 और 712, है ना, और इसके पहले भी कुछ अरबों के आक्रमण होते रहे हजरत उमर के समय में, उस्मान के समय में। तो अरब आक्रमणों की वजह से जो ईरानियंस हैं वो बताइए कहाँ चले जाएंगे? तुर्कमेनिस्तान चले जाएंगे। और वहां वो तुर्कमेनिस्तान में तुर्की लोगों के साथ इस तरह से रंग जाएंगे, इस तरह से बस जाएंगे, इस तरह से मिल जाएंगे उन तुर्की लोगों के साथ में कि अब ईरानियन अपने को भूल चुके हैं और उन्होंने नए रंग का चोला पहन लिया है और अब सभी ईरानियन अपने को तुर्की ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तुर्क कल्चर को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया है। तो आज जो तुर्कमेनिस्तान आपको दिखता है वो दरअसल में स्थानांतरित ईरानियन का समूह या ग्रुप है रियल में। इसी क्रम में यदि हम बात करते हैं कि वही तुर्कमेनिस्तान जिसकी कहानी मैंने अभी सुनाई, उसी तुर्कमेनिस्तान में सबसे पहले, जैसे मान लीजिए ये जो है तुर्कमेनिस्तान है, तो तुर्कमेनिस्तान में भी चूंकि ये मध्य एशिया में आएगा तो यहां पर भी छोटे छोटे कबीले होंगे। हर कबीले का एक शेख होगा, एक कबीला दूसरे कबीले से क्या होगा? लड़ाई करेगा। मतलब सेम अरब जैसी कहानी यहां भी देखने को मिल रही है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलप्तगीन। तो अलप्तगीन पहला ऐसा सरदार निकल के आता है, ऐसा व्यक्ति निकल के आता है जो खुद अपने कबीले को संगठित करेगा और दूसरे जो कबीले हैं, तो दूसरे जो कबीले हैं उन पे भी जीत हासिल करके उनको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा और इस तरह से तुर्कमेनिस्तान के सभी कबीलों पर
तुर्कमेनिस्तान के सभी कबीलों पर अलप्तगीन का अधिकार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये सन याद रखना है 963। देखिए हम सीधे बढ़कर पहुंच गए हैं कहां, 712 में हमने गाड़ी को छोड़ा था, हमने मोहम्मद साहब की बर्थ से शुरू करी थी, फिर 632 में आए थे हम जब उनकी डेथ हुई थी, फिर चारों खलीफाओं का क्रम होते होते मुस्लिम आक्रमण, अरबियों का मोहम्मद बिन कासिम, और अब हम सीधा छलांग लगाकर पहुंच गए हैं 963। तो 963 में इसी मध्य एशिया में, यहां मध्य एशिया का मतलब अभी तुर्कमेनिस्तान की तरफ इशारा है बेटा जी, यहां पर मध्य एशिया का मतलब जो है वो तुर्कमेनिस्तान की तरफ इशारा है। तो जब भी मैं तुर्क लिखूं तो आप वही समझिएगा, तुर्कमेनिस्तान, और याद रखिएगा टर्की मत समझ लीजिएगा। तो तुर्कमेनिस्तान में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र तुर्क राज्य का मतलब है कि अब जो कबीले परंपरा थी, जो कबीले थे, हर कबीले का एक सरदार जो था, मतलब कबीले में जो शेख परंपरा थी, ये परंपरा जो है वो क्लोज हो जाती है। अब ये पूरा का पूरा एक राज्य हो गया जिसको हम कहते हैं तुर्की राज्य, और तुर्की राज्य का एक राजा या एक मेन लीडर निकलकर सामने आया जिसको हम कहते हैं अलप्तगीन। मतलब तुर्की राज्य बनाने के लिए अलप्तगीन ने छोटे 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 तुर्कमेनिस्तान के सभी राज्यों को जीतकर उन पे अपना परचम लहरा दिया। तो अलप्तगीन जो कि एक तुर्क सरदार था, 1963 में उसने तलवार के बल पर पूरे तुर्की सल्तनत को अपने में जोड़कर एक कर लिया। अब जो ये अलप्तगीन है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं समझा रहा हूं। देखते देखते इसने क्या किया है कि तुर्कमेनिस्तान के कुछ राज्यों को जीत लिया, मतलब सारे राज्यों को तुर्कमेनिस्तान के जीत लिया। देखते देखते इसने अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े एरिया को जीत लिया, ईरान के कुछ कुछ एरियो को जीत लिया। तो अब देखिए तुर्कमेनिस्तान में ऑलरेडी इसकी हुकूमत हो गई, थोड़ा सा पोर्शन इसने ईरान का जीत लिया जो मैं ये बना रहा हूं, और अफगानिस्तान का भी लगभग लगभग बहुत सा पोर्शन इसने जीत लिया। तो अब इसका जो साम्राज्य क्षेत्र है आप खुद देख सकते हो कितना विस्तृत हो गया। तो इसलिए इसने अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, उसको मैं जो है एक अलग कलर से बना रहा हूं, ये चीज है, ये जो कलर दिख रहा है आपको अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान में है ये चीज, ये AF मतलब अफगानिस्तान, ये I मतलब ईरान हो गया, और जो ये आप डॉट देख रहे हैं अफगानिस्तान में, यही है दरअसल में गजनी प्रदेश। और गजनी प्रदेश को ही सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया है, अलप्तगीन ने। अब ध्यान से सुनिएगा, ये अलप्तगीन जो है जितनी जीती हुई रियासतें हैं, इन जीती हुई रियासतों में वो बुलवाना शुरू करेगा कि जो मैंने तुर्क राज्य स्थापित किया है वो यामिनी वंश या यामिनी वंश को ही कहते हैं, गजनवी वंश से संबंधित है। मतलब यहां दो चीजें आपको याद रखनी है कि अलपतगीन साहब जो हैं वो यामिनी या गजनवी वंश के अनुयायी हैं। मतलब याद रखिएगा महमूद गजनवी के लास्ट में भी गजनवी आता है ना, तो गजनवी दरअसल में वंश है। और अगर मैं पूछूं कि कई किताबों में लिखा है कि महमूद गजनी, तो गजनी दरअसल में गजनी प्रदेश है जिसकी सबसे पहले राजधानी किसने बनाई है, या गजनी को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई है, अलपतगीन ने। क्लियर है कहानी? अब समझने की कोशिश कीजिए। अलपतगीन जो है अलपतगीन के बाद जो अगला शासक बनता है, अलपतगीन के बाद जो अगला शासक बनता है, कुछ किताबें कहती हैं कि अलपतगीन को मारकर, कुछ किताबें कहती हैं कि अलपतगीन ही खुद अपनी गद्दी ट्रांसफर कर देता है अपने से बेहतर एक व्यक्तित्व को जिसका नाम है सुबुक्तगीन। तो याद रखिएगा सुबुक्तगीन अलपतगीन का योग्य उत्तराधिकारी है। जैसे कि आप देख रहे हैं अलपतगीन के बाद अब, मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि अलपतगीन जो कि गजनी वंश का है, अलपतगीन जो है अपनी सत्ता ट्रांसफर कर देता है सुबुक्तगीन साहब को, और सुबुक्तगीन जो है ये भी उसी वंश के अनुयायी हैं जिस वंश के ये हैं।
अब कुछ किताबें कहती हैं कि अलप्तगीन जो है वो दामाद है, अलप्तगीन का दामाद है सुबुक्तगीन। कुछ किताबें कहती हैं कि पुत्र है। तो अपन को इतने कंट्रोवर्शियल कंफ्यूजन में नहीं जाना है, लेकिन कुछ किताबें कहती हैं कि भाई ये दोनों ही नहीं है, दरअसल में उसका सुयोग्य सैनिक है। तो जितने मुंह उतनी बातें हैं, तो अपन को इस पे कोई मतलब भी नहीं ना, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, अब आपको जो मेन चीज याद रखनी है कि 1977, अच्छे से देख लीजिए, 1977 से 997, मतलब यदि मैं आपको पीछे ले चलूं, ये पीछे ले चलूं, तो 1963 से सिर्फ और सिर्फ 1919 मतलब 963 से इतने समय तक अलप्तगीन ने शासन किया है। और फिर अलप्तगीन ने अपनी गद्दी किसको ट्रांसफर कर दी है? सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन कब से शासन करेगा? 977 से 997 तक। और इस दौरान सुबुक्तगीन भी, जल्दी से बता दीजिए, किस वंश का हो जाएगा? तो आपको भी पता है कि गजनबी वंश, और गजनबी वंश को क्या कहते हैं? यामुनी वंश का अनुयायी है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, सुबुक्तगीन ने भी अपनी राजधानी किसको बना रखा है? गजनी को बना रखा है, जो कि अफगानिस्तान में एक प्रदेश है, वो राजधानी है। यहां तक सबको क्लियर है? मतलब अलप्तगीन ने अपनी गद्दी ट्रांसफर कर दी किसको? सुबुक्तगीन को। अब ये सुबुक्तगीन वही शासक है, ये सुबुक्तगीन वही शासक है जिसको अलप्तगीन से सत्ता मिली, और सुबुक्तगीन ही पहला तुर्की व्यक्तित्व है। मतलब सुबुक्तगीन ही फर्स्ट तुर्की है, पहला तुर्की है जो हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है। तो जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी कौन है, और वो भी सफल, बताइए। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि अरबी है, मोहम्मद बिन कासिम है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की कौन है, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की जो है वो है सुबुक्तगीन। और यही सुबुक्तगीन का बेटा है मोहम्मद गजनी या महमूद गजनवी। तो सुबुक्तगीन जो है वो पहला तुर्की है जिसने हिंदुस्तान पर सबसे पहले अटैक किया। हिंदुस्तान में उस समय हिंदुशाही वंश चल रहा है, और हिंदुशाही वंश का जो राजा राज कर रहा है, जिसकी लड़ाई होती है पहले तुर्की व्यक्ति से जिसका नाम है सुबुक्तगीन, नाम है उसका जयपाल। तो जयपाल जो है वो हिंदुस्तान में हिंदुशाही वंश की कमान को संभाले हुए है। तुर्कमेनिस्तान से एक शासक है जो छोटे छोटे कबीलों को संगठित करके दरअसल में एक शासक के रूप में उभरा, जिसका नाम है सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन पहला तुर्की है जिसने समय समय पर बार बार हिंदुस्तान पर अटैक किए। जयपाल ने उन अटैकों को हर बार विफल किया, और फाइनल में इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो इनके बीच एक संधि हो गई। यहाँ संधि का मतलब है कि आप भी बार बार अपनी सेना को मत मेरे यहाँ भेजो, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है। आप तो मेरे को ये बताओ कि कितना रुपया पैसा आपको साल में चाहिए है। मतलब कुल मिला के एक संधि हुई जिसमें दोनों लड़ेंगे नहीं, बल्कि एक निश्चित अमाउंट बता दो, तो जो राजा है हिंदुशाही शासक जयपाल वो आराम से इनको भिजवा देगा। और इस समय से, मतलब इस तरह से ये लड़ाई जो है हमेशा के लिए क्लोज हो गई सुबुक्तगीन के समय पर। एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि वही जयपाल जो हिंदुशाही वंश का शासक है, उसने अपनी राजधानी बना रखी है पेशावर, मतलब वहिंद उद्भाण को। मतलब इनका जो ज्यादातर कार्य क्षेत्र था हिंदुशाही वंश का, ये कहां पर है? पाकिस्तान में। और इनकी राजधानी कहां है? सुबुक्तगीन की, अफगानिस्तान में। तो ऑब्वियसली सी बात है, साम्राज्य विस्तार के लिए दोनों शक्तियां लड़ेंगी। सुबुक्तगीन ज्यादा एग्रेसिव है, तो सुबुक्तगीन इस तरह से। अब वही सुबुक्तगीन जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले अटैक किया है, इसके दो बेटे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो दो बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा है अब्दुल कासिम महमूद, इसी को हम कहते हैं महमूद गजनवी। याद रखिएगा, इसी का नाम है महमूद गजनवी। और जो छोटा बेटा आप देख रहे हैं इसका नाम है इस्माइल। तो बड़ा बेटा जो है वो उतना बेहतर नहीं है फादर की नजरों में, मतलब सुबुक्तगीन की नजरों में। और शायद ऐसा कुछ किताबें कहती भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर का ये बयान है कि जब
सुबुक्तगीन को राजा डिक्लेरेशन करना था नेक्स्ट, कि मेरे मरने के बाद या मेरे रहते हुए मैं अपना अगला वारिस घोषित कर दूं। तो इस प्रक्रिया में कुछ किताबें कहती कि महमूद गजनबी उनके पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे, जी हाँ, छोटे बेटे का नाम, जिसका नाम है इस्माइल, इसको दरअसल में राजा बना दिया। तो अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अगला उत्तराधिकारी तुर्कमेनिस्तान का बना देते हैं कौन? सुबुक्तगीन। चलिए, अगर यहां तक आपको समझ में आ गई हैं चीजें, तो बस अब अगली कहानी बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह क्लियर है। जिस तरह से एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, बिल्कुल उसी तरह से एक तुर्कमेनिस्तान में दो रूलर रूल नहीं कर सकते, जिनमें पहला था इस्माइल जो छोटा भाई था, और दूसरा था जिसे बड़ा भाई नाम दिया गया है अब्दुल कासिम महमूद। और यही अब्दुल कासिम महमूद को जब पता चलता है कि राजा बना दिया गया है मेरे छोटे भाई इस्माइल को, तो अब इन दोनों भाइयों में से कोई एक ही लीड कर पाएगा, कोई एक ही शासन कर पाएगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में तुर्कमेनिस्तान की गद्दी को लेकर एक युद्ध शुरू हुआ, जिसको कहते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। और कहते हैं कि जब भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जमीन जो है वो खून से जरूर सनती है, और किसी एक का जो सर है वो धड़ से अलग जरूर होगा और जमीन पर गिरेगा। तो जिसका सर नहीं गिरेगा, जिसका सर आसमान की ओर रहेगा, वही बनेगा राजा, और जिसका सर जमीन में गिरेगा वो उत्तराधिकार के युद्ध में हार जाएगा। तो लीजिए, बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं महमूद गजनबी को पढ़ना। महमूद गजनबी ने सबसे पहला काम क्या किया है, आप खुद ही देख लीजिए। और इसीलिए इस्लामिक स्कॉलरों को थोड़ा सा अपने सर को नीचा भी रखना पड़ता है, क्योंकि भाई भाई परंपरा की जब बात आती है, तो इंडियन कल्चर में, सनातन परंपरा में, एक भाई को वनवास मिलता है तो दूसरा भाई खुशी खुशी, जबकि उसको वनवास नहीं मिला था, पहले भाई के साथ में चला जाता है। तीसरे भाई को जब पता चलता है कि पहले भाई को वनवास इसलिए दिया गया क्योंकि तीसरे भाई का राज्याभिषेक हो सकता, तो तीसरे भाई ने उस शासन को, सत्ता को तिनके की तरह फेंक दिया, और खुद जैसे रामचंद्र जी 14 साल वन में रहे, भरत महाराज जी भी अयोध्या से बाहर कुटिया बना के 14 साल रहे। ये सत्य सब जानते हैं, लेकिन इस पे बहुत कम लोगों की नजर होती है कि रामचंद्र जी ने जितनी कड़ी तपस्या की 14 साल वनों में अपने को तपाते हुए, इसी बीच में उनकी बीवी मतलब रानी सीता जो है, उनका भी राक्षस राज रावण के द्वारा अपहरण होता है। इसी दौरान जितनी कठिन समय राम ने गुजारा है, उतना कठिन समय उनके भाई भरत ने भी गुजारा है, जबकि उनको तो राजपाट मिल गया था। तो जहां हिंदुत्व के भाइयों में हमेशा त्याग और त्याग और त्याग ज्यादातर देखने को मिलता है, वहीं इस्लामिकों में या इस्लामिक कल्चर में हम महमूद गजनबी को ही अगर देखें, तो उसने 998 में जो सत्ता प्राप्त की है, सबसे पहला काम उसने ये किया है कि उसका जो छोटा भाई है, याद रखिएगा, उसका जो छोटा भाई है उसका नाम है इस्माइल। तो छोटे भाई की हत्या करके, छोटे भाई की हत्या करके बड़े भाई ने मतलब अब्दुल कासिम महमूद ने क्या प्राप्त कर ली? सत्ता प्राप्त कर ली। और सत्ता प्राप्त कर ली का सीधा सा मतलब है कि स्वयं को तुर्कमेनिस्तान का क्या घोषित कर दिया? राजा। मतलब छोटे भाई को मारकर, ये छोटे भाई का सर धड़ से अलग करके बड़ा भाई जो है वो खुद राजा बन जाता है। कहाँ का? तुर्कमेनिस्तान का। और तुर्कमेनिस्तान का जब राजा बन जाएगा तो वही अपनी राजधानी वही रखेगा जो उसके शुरू से पूर्वज रखते आए हैं। मतलब सबसे पहला तुर्की अलप्तगीन ने राजधानी गजनी को ही बनाया था, सुबुक्तगीन ने भी राजधानी गजनी को ही बनाया है। अब सुबुक्तगीन का जो बेटा है जिसका नाम है गजनी, महमूद गजनवी, उसने भी दरअसल में राजधानी गजनी को ही बनाया है। तो इस तरह से अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
मैंने आपको शुरू से एक चीज समझाई कि अलप्तगीन, सुबुक्तगीन और गजनबी, महमूद गजनबी, ये सब तुर्की लोग हैं। और मैंने आपको एक चीज समझाई कि अरब आक्रमणों के समय ईरान से कुछ लोग परमानेंटली अपना घर बार छोड़कर तुर्कमेनिस्तान आकर बस जाते हैं और तुर्की लोगों के साथ इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि उनके वंशज अब तुर्की ही कहेंगे अपने को। महमूद गजनी जो है, ये भी, इसके परिवार के लोग जो हैं, अगर हम पुरानी पीढ़ियों में जाएं महमूद गजनबी के, तो इसकी शुरुआती पीढ़ियां ईरान में ही रहा करती थी। ईरान में रहती थी तो ईरानियन कल्चर को फॉलो करेंगी। लेकिन अरब आक्रमणों के समय महमूद गजनबी के वंशज जो है वो तुर्कमेनिस्तान आ गए, तुर्की लोगों के साथ घुल मिल गए। भले तुर्की लोगों के साथ घुल मिल गए, अपने आप को तुर्क भी कहलवाने लगे, लेकिन असल मायने में जो उनके नियम कानून, जो उनकी सभ्यता है, उसको तो कहीं ना कहीं वो जीवित रखेंगे। जैसे कितने भी सिटी में आप पहुंच जाएं, जैसे बिहारी कितने भी बड़े प्रदेशों में पहुंच जाएं, छठ पूजा वो जरूर करेंगे, चाहे तो बिहार लौट कर करें या जिस जगह रह रहे हैं वहीं पानी का सोर्स बनाकर वो करें। मतलब आप कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाओ, आप अपने कल्चर से नहीं भाग सकते, आप अपनी संस्कृति से नहीं भाग सकते। तो जी हाँ, महमूद गजनबी भी उसी कल्चर का अनुयायी है, उसी संस्कृति का अनुयायी है जो उसके शुरुआती दादा परदादाओं ने जो निभाई थी या जिसको एक्सेप्ट किया था। तो जब महमूद गजनबी अपना राज्यारोहण करेगा, जब राजा बनेगा, तो याद रखिएगा वो कौन सी संस्कृति को ही प्रमोट करवाएगा, तो जो मूल संस्कृति है, जो ओरिजिन है, रियल संस्कृति, ईरानी संस्कृति के पुनरुत्थान में बड़ी भूमिका निभाएगा। मतलब ईरानी कल्चर को दुनिया के सामने एक बार फिर से लाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। तो बेसिक में आता है कि महमूद गजनी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 1 नवंबर 7, याद रखिएगा ये 9 लिखा है, ये 7 लिखा है, ये 1 लिखा है। सो 971 को जन्म हुआ है महमूद का। कहां जन्म हुआ है देख लीजिए। महमूद एक तुर्की शख्सियत है। तुर्की शख्सियत का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया कि इनके जो पिता हैं, तो इनके जो पिता हैं क्या नाम है उनका, सुबुक्तगीन है। और सुबुक्तगीन के बारे में हमने पढ़ा कि इन्होंने दरअसल में अलप्तगीन से सत्ता हासिल की है। तो अलप्तगीन ही तुर्क सरदार थे, तो अलप्तगीन तुर्क सरदार थे, तो सुबुक्तगीन तो ऑब्वियसली सी बात है तुर्क सरदार होंगे ही। और यही तुर्क सरदार जो हैं, ये सुबुक्तगीन, वहीं पास में एक जगह है जुबलिस्तान, वहां की एक रईस लेडी से शादी करता है। जैसे मोहम्मद साहब ने खादीजा बेगम से शादी की थी, बिल्कुल उसी तरह से ये तुर्क सरदार सुबुक्तगीन जुबलिस्तान की एक धनवान कन्या से शादी करता है। और इन दोनों की शादी के कुछ समय बाद बाय प्रोडक्ट के रूप में पैदा होते हैं महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी को या महमूद गजनी को इसीलिए हम कहते हैं जुबली का लाल। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताइए जुबली का लाल किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि जुबली का जो लाल है वो जुबलिस्तान की कन्या, हालांकि उनका नाम नहीं बताया कि उनका नाम क्या है, और सुबुक्तगीन की मीटिंग से दरअसल में पैदा होते हैं महमूद गजनबी। तो इस तरह से बाप यदि तुर्की है, देखिए तुर्क सरदार हैं, तो बाप यदि तुर्की है, तो बताइए महमूद गजनबी का शख्सियत भी कैसी बनेगी, तुर्की बनेगी। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अब इसके जस्ट बाद में महमूद गजनबी जो है, इसने राजधानी किसको बनाया, तो अपन ने पढ़ा था कि अलप्तगीन के समय पर राजधानी गजनी थी, सुबुक्तगीन के समय में राजधानी गजनी थी, और महमूद गजनबी ने भी राजधानी गजनी को बनाया। और अब अलप्तगीन भी उसी वंश का है जिस वंश का सुबुक्तगीन है, सुबुक्तगीन भी उसी वंश का है जिस वंश का महमूद गजनबी है। क्योंकि महमूद गजनबी जो है उसके पिताजी जो हैं, मतलब उसके जो वालिद साहब हैं, वो सुबुक्तगीन हैं। तो सुबुक्तगीन जिस वंश के अनुयायी होंगे, महमूद गजनबी भी उसी वंश के अनुयायी होंगे। मतलब गजनबी वंश मतलब यामिनी वंश। अब फिर से वही चीज जो मैंने आपको बताई, जो आपको याद रखना है, महमूद गजनबी या महमूद गजनबी के जो फैमिली मेंबर हैं वो मूल रूप से तुर्की थोड़ी ना है कि तुर्कमेनिस्तान में ही उनका बर्थ हुआ। ये सुबुक्तगीन फिर अलप्तगीन, ये शुरुआत में जो हैं ये ईरान में रहा करते थे।
मतलब मोहम्मद गजनी जो है वो मूल रूप से कौन है? ईरानी। इसलिए महमूद गजनबी जब राजा बनता है तो जरा जल्दी से बताइए वो कौन सी संस्कृति के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? तो वो जिस संस्कृति के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उसी को कहते हैं ईरानी संस्कृति। और देखते ही देखते महमूद गजनबी ने बहुत सारे एरिए पर कब्जा कर लिया। एक बार फिर से तुर्कमेनिस्तान के तुर्कों को संगठित किया, गजनी को राजधानी बनाया है, तो अफगानिस्तान में भी तुर्की परचम लहराएंगे साहब। और जो ईरान में जो पोर्शन छूट रहा था, स्पेशली पूर्वी ईरान का, वहां भी अपने यामनी वंश को स्थापित करके और काफी कम समय में एक बड़ा एम्पायर बना लेंगे। तो काफी कम समय में जब एक बड़ा एम्पायर बना लेंगे तो अब जो बात बोल रहा हूं उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, या इसको भी थोड़ी सी बाद में बताता हूं। एक तुर्कों के काल में एक कट्टर इतिहासकार हैं जिनको हम उतबी कहते हैं। यहां तुर्कों के काल का एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है उतबी। उतबी कहते हैं महमूद गजनबी के लिए कि महमूद गजनबी जो है ये सुन्नी मुसलमान है। यहाँ सुन्नी का सीधा सा मतलब है कि मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पे साहब को बिलीव है और अबू बकर को पहला इस्लामिक नेता मानते हैं। तो जो इन दो चीज पे बिलीव करते हैं कि मोहम्मद साहब जो हैं उनकी शिक्षाओं पर जिनको बिलीव है, अबू बकर जो हैं वो पहले नेता हैं इस्लाम के, वो सुन्नी कहलाते हैं। तो जो महमूद गजनी है वो कट्टर सुन्नी है, मतलब शियाओं पे इनका ज्यादा तवज्जो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों के ऊपर ही इसका ज्यादातर प्रभाव देखा जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उस समय सीस्तान में खलीफा हुआ करते थे बिन अहमद। सीस्तान एक जगह है ना, लाखड़ सीस्तान ये एक जगह है, यहां खलीफा हुआ करते थे बिन अहमद। तो बिन अहमद खलीफा का जो एरिया होता था, महमूद गजनी ने सोचो उसको पराजित कर दिया खलीफा को, जबकि खलीफा इस्लाम में धार्मिक नेता है, उसके अंडर में या उसकी एक आवाज पर तो पूरे मुसलमान खिंचे चले आएंगे। कहने का सीधा मतलब है कि महमूद गजनी ने अपने काफी कम समय में सीस्तान के खलीफा बिन अहमद को पराजित कर दिया और खुद सुल्तान का टाइटल ले लिया। कि अब ध्यान से सुनिएगा, इस्लाम में नंबर 1 पोजीशन पर कौन होता है? ईश्वर। और ईश्वर का प्रतिनिधि जो है वो हुआ करते थे पैगंबर। तो ईश्वर के प्रतिनिधि जो हैं वो पैगंबर हुआ करते थे, लेकिन मोहम्मद साहब तो खुदा के अंतिम रसूल थे, अंतिम पैगंबर थे। अब उनके बाद कोई पैगंबर नहीं होगा, ऐसा बताया गया था कलमा में। तो इसलिए मोहम्मद साहब की डेथ के बाद, याद रखिएगा, मतलब अंतिम पैगंबर की डेथ के बाद एक पोस्ट बनाई गई जिसको कहते हैं खलीफा। तो अब जो खलीफा पोस्ट है यही कहलाई ईश्वर का प्रतिनिधि। अच्छे से सुनिएगा, मतलब पैगंबर की डेथ के बाद खलीफा एक पद बनाया गया और यही खलीफा पोस्ट अब ईश्वर का प्रतिनिधि कहलाएगा, क्योंकि ये खत्म हो गई तो अब ये कहलाएगा। तो इस पोस्ट पे जो भी बैठेगा वो ईश्वर का प्रतिनिधि होगा। ईश्वर के प्रतिनिधि, अच्छे से देख लीजिए, बिन अहमद जो सीस्तान के खलीफा हैं उनको हटा देगा, मतलब हरा देगा, और इस तरह से महमूद गजनबी जो है खुद स्वयं किसकी उपाधि ले लेगा? सुल्तान की उपाधि ले लेगा। तो यहीं से कुछ नहीं, बहुत सारे लगभग 80% मुस्लिम इतिहासकार, जैसे डॉक्टर मेहदी हसन रजा है ना, अगर हम पुराने समय में चले जाएं तो उतबी है, पुराने समय में चले जाएं तो बर्नी है, फिर फिरदौसी है, तो ये सभी के सभी जो हैं दुनिया का पहला सुल्तान या दुनिया का पहला आजम जो है, सुल्तान का मतलब आजम ही होता है, किसको मानते हैं? महमूद गजनी को मानते हैं।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे। हालांकि यहां पर जो वर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम स्कॉलर की नजर में पहला सुल्तान। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वर्ल्ड लेवल के बहुत से, अरे भाई हर कोई अपनी कम्युनिटी के लोगों को बढ़ावा देगा ना, तो इस्लामिक कल्चर के लोग ही अगर इस्लामिक लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर मतलब ही क्या निकला। समाज को बढ़ाने का काम करना चाहिए। इस्लाम में ये चीज बहुत अच्छी मानी जाती है कि वो कौम एक दूसरे को हमेशा खींचने के बजाय ऊपर उठाने का ज्यादा काम करती है, जैसे कि आपने देखा भी होगा। अब शुरुआत होती है कहानी की यहां से। जो सुबुक्तगीन है, जो महमूद गजनवी के पिता हैं, वो अक्सर करके अपने दोनों बेटों को, इस्माइल को और महमूद गजनी को, भारत के बारे में सुनाया करते थे। क्यों, जरा याद कीजिए कि सुबुक्तगीन ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी। तो सुबुक्तगीन ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी गजनी, और गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है, मतलब पास में पाकिस्तान शुरू हो जाता है, और उस समय पाकिस्तान हमारी टेरिटरी में ही आता था। पेशावर में हिंदू शाही वंश था। तो सुबुक्तगीन अक्सर करके अपने दोनों बेटों को हिंदुस्तान की जो जायदाद है, हिंदुस्तान की धन संपदा है, हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके बारे में बताता। तो जब हिंदुस्तान के लोगों के बारे में बताता तो दोनों बेटों को कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जब हिंदुस्तान की धन संपदा, जायदाद, असल संपत्ति के बारे में बताना शुरू करता सुबुक्तगीन, तो इन दोनों बेटों के बचपन में ही मुंह में पानी आने लगता कि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के घरों में सोने और चांदी के इतने सिक्के हों कि उनको गिनने की फुर्सत ना हो, लोगों के पास इतना पैसा रखा हो कि वो पैसा कई बार घरों से बाहर सड़कों पर आ जाता है। इतना ज्यादा रुपया पैसा है हिंदुस्तान में। तो अक्सर करके ये दोनों बेटों ने बचपन से ही, जैसे परिस्तान की कहानियां सुनी थी, उसी तरह से हिंदुस्तान की कहानियां भी सुनी थी कि हिंदुस्तान में बहुत सारा रुपया है, बहुत सारा पैसा है। इसी वजह से सुबुक्तगीन हमेशा इंडियन टेरिटरी में अटैक करके हिंदुस्तानी लोगों को लूट कर फिर से गजनी पहुंच जाता, और गजनी में चूंकि उसने अपना एम्पायर बना रखा था तो वहां अपनी जिंदगी को बेहतर से तरीके से जीता। तो कहने का मतलब है कि पिता सुबुक्तगीन ने बचपन से ही भारत की अमूल चूल धन संपदा के बारे में बताया। किसको? महमूद गजनवी और उसके छोटे भाई इस्माइल को। तो बस था क्या, जब बेटा आगे चल के बागडोर संभालेगा गजनवी साम्राज्य की या गजनवी प्रदेश, गजनवी वंश की, तो इन्हीं भारत विजयों के बारे में वो हिंदुस्तान की तरफ सोचना शुरू करेगा कि जब मेरे बाप जाते थे हिंदुस्तान और वहां से ढेर सारा रुपया पैसा लूट कर लाते थे, तो मैं महमूद गजनवी भला इंडिया की तरफ क्यों ना रुक करूं। बस महमूद गजनी ने भी भारत पर पहला अटैक जो है वो 1001 में किया। इसके बाद से तो मानो शेर को यदि एक बार खून लग गया तो शेर हमेशा खून ही मांगे है। 1027 तक, मतलब महमूद गजनी की वफात होती है 1030, तो मरने से 3 साल पहले तक 1001 से 1027 तक टोटल हिंदुस्तान में 17 बार आक्रमण करता है। कौन? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान में 17 बार आक्रमण किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक इतिहासकार कहता है जिसका नाम है हेनरी इलियट। तो हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार अटैक किया है? 17 बार अटैक किया है। अब सुनिए ध्यान से। महमूद गजनवी वो व्यक्ति है जिसने अपने पिता से, मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि महमूद गजनवी ने भारत को क्यों टारगेट किया, भारत को क्यों चुना। तो अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। असल में मैंने आपको बताया था कि बगदाद अब्बासी खलीफाओं के टाइम पे बगदाद में राजधानी थी। तो जो असल में जो सीस्तान में जो खलीफा थे वो दरअसल में खलीफाओं के वंशज थे, सही मानने में माना जाए, जिसको हराकर महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि ली थी। असल में खलीफा जो है वो बगदाद में थे। तो ये हो गया, मान लीजिए बगदाद में खलीफा है, ये चीज ठीक है। अच्छा, बगदाद कहां पड़ता है? बगदाद कहां पड़ता है? ईरान में पड़ता है। क्लियर है ये चीज? तो ध्यान से सुनिएगा। बगदाद के खलीफा हैं
जो इस्लामिक नेता हैं जो इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनका नाम है अल कादिर बिल्लाह। तो अल कादिर बिल्लाह ये देखते हैं कि मात्र बहुत ही कम समय में महमूद गजनबी जो हैं वो तुर्कमेनिस्तान पर सभी राज्यों को नए सिरे से जीतकर अपने को राजा डिक्लेयर कराता है। यहां अफगानिस्तान को भी उसने पूरी तरह से जीत लिया है, ईरान को भी काफी हद तक जीत लिया है, इराक को भी काफी हद तक जीत लिया है। तो कहने का मतलब है कि इन सभी को मिलाकर बोलते हैं मध्य एशिया। तो काफी कम समय में मध्य एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है महमूद गजनबी ने। ये चीज इन्फ्लुएंस करती है, ये चीज प्रभाव डालती है उस समय के तत्कालीन खलीफा अल कादिर बिल्लाह के दिमाग में। और अल कादिर बिल्लाह जो है महमूद गजनबी की इन उपलब्धियों से काफी खुश होते हैं, क्योंकि आए दिन अल कादिर बिल्लाह को पता चलता है कि आज महमूद गजनबी ने इस एरिया को जीता, महमूद गजनबी सुल्तान ने इस एरिया को जीता। तो इस तरह से अब चूंकि वो भी मुसलमान है जो जीत रहा है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हौसला अफजाई करेगा। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह मैसेज पहुंचाएंगे महमूद गजनबी की इन विजयों से प्रभावित होकर कि आप मेरे से मिलने आइए। पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास खुद चलकर आया। जब अल कादिर बिल्लाह ने मैसेज पहुंचाया और जैसे ही महमूद गजनबी को मैसेज मिला कि इस्लाम के सबसे बड़े नेता ने मुझे याद किया है, तो मानो महमूद गजनबी के पुराने पुण्य जो हैं वो फलीभूत से होने लगे। वो तत्काल जाकर उनसे मिलता है, उनसे ब्लेसिंग लेता है और अल कादिर बिल्लाह जो है महमूद गजनबी को सम्मान स्वरूप में यमीन उद दौला, मतलब साम्राज्य की तुम दक्षिण भुजा हो, और अमीन उल मिल्लाह मतलब इस्लाम को मेरे बेटे तूने ही असल मायने में सेफ करके रखा है, मतलब इस्लाम धर्म तेरे कारण ही मध्य एशिया में बना हुआ है। तो इस तरह से तू इस्लाम धर्म का क्या है, रक्षक है। तो इस तरह पे या इस तरह से हम बोलें तो इन दो टाइटल से नवाजा जाता है अब कादिर बिल्लाह के द्वारा महमूद गजनबी को। सवाल पैदा होता है कि अल कादिर बिल्लाह ने ऐसा क्यों किया। कई इतिहासकार कहते हैं ये एक कूटनीतिक चाल थी। इस्लामी प्रभाव दुनिया के और देशों में धीरे धीरे कम सा होने लगा था। इसी की चिंता हर दिन खाए जा रही थी खलीफा अल कादिर बिल्लाह को। तो अल कादिर बिल्लाह ने देखा कि महमूद गजनबी जैसा नया नौजवान काफी कम समय में जब मध्य एशिया जीत सकता है, जबकि मध्य एशिया में ज्यादातर पहचान रेत ही है, वहां लोग कबीलों में रहते हैं, जिंदगी के लिए दर बदर भटकते रहते हैं, लूटपाट करके ही अपना जीवन जीते हैं। तो उन भूखे और नंगे लोगों को हरा कर महमूद को क्या खास हासिल हुआ होगा। बेवक्त समय की बर्बादी हुई होगी, बेवक्त जो है वो पैसों की बर्बादी हुई होगी, और कुछ लोग मरे भी होंगे महमूद गजनबी के, तो वो तो फालतू में मरे, क्योंकि इस तरह से मध्य एशिया में वृहद साम्राज्य स्थापित करके उसे कुछ थोड़ी ना मिला। अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी को यही बात प्यार से समझाई कि तुम मध्य एशिया की बजाय अपना पूरा फोकस हिंदुस्तान की तरफ करो, क्योंकि हिंदुस्तान में रुपया है, हिंदुस्तान में पैसा भी है, और जब तुम्हारे जैसा बादशाह वहां जाएगा, हिंदुस्तान के शासकों को हराएगा, तो तुम बिलीव करो इस्लाम का प्रचार और प्रसार जो असल मायने में मध्य एशिया में हुआ है तुम्हारे द्वारा, ये इस्लामिक प्रचार प्रसार या इस्लाम की गूंज हिंदुस्तान में भी सुनाई देगी। मतलब कहने का ये हुआ कि अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी के पूंछ में एक रॉकेट फंसाया, और इस उड़ते हुए तीर को महमूद गजनबी ने ले भी लिया, और इतना ज्यादा प्रभावित हो गए वो खलीफा से कि उन्होंने भारत पर हर साल अटैक करने की सौगंध खा ली। मतलब महमूद गजनबी ने ये सौगंध ली कि मैं भारत पर अब हर साल अटैक करूंगा, और इस्लामिक शख्सियत, इस्लामिक जो पंथ है या इस्लामिक जो धर्म है, इसको मैं हमेशा आगे भी पहुंचाऊंगा। तो इस तरह से
महमूद गजनबी ने जब हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए सोचा, उस समय हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हिंदुस्तान यदि सोने की चिड़िया है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ के लोगों के पास में धन दौलत बहुत है, यहाँ के लोगों के पास में पैसा बहुत है। उसी धन और दौलत को जो हिंदुस्तानी लोगों के पास है, मैं उसको लूट कर अपने गजनी प्रदेश में लेकर आऊंगा। जितने भी लोग गैर धर्मी रह रहे हैं, जितने भी विधर्मी लोग मेरे से हारेंगे, या तो मैं उनसे इस्लाम कबूल कराऊंगा, या तो उस धरा को उनके ही खून से रक्त कर दूंगा। मतलब कहने का हुआ ये, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। महमूद गजनबी ने अल कादिर बिल्लाह की बात सुनी तो उसको ये समझ में आया, उसके फायदे की चीज की हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा रुपया और पैसा है, और बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, तो बस मैं वहां पहुंचूंगा और निश्चित रूप में उन लोगों को हरा कर और मैं पैसा रुपया लूट सकूंगा। मतलब महमूद गजनबी की शख्सियत है कि धन लोलुप व्यक्ति है, अर्थ के प्रति मतलब लाभ के प्रति बहुत ज्यादा व्यक्ति है। इसी वजह से वो हिंदुस्तान में आक्रमण की योजना बनाता है। और जब हिंदुस्तान में आक्रमण की योजना बनाता है तो उसका पहला सवाल ये पैदा होता है, या उसका पहला सवाल ये था कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रुपया पैसा कहाँ है। तो बताया जाता है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर रुपया पैसा जो है वो भारतीय मंदिरों में आपको मिलेगा। उस समय भारतीय मंदिर एक बैंक की तरह काम करते थे। राजा अपना पूरा राजकोष का धन और पंडितों को जो दान दक्षिणा मिलती थी, वो दान दक्षिणा और राजा अपने रुपए पैसे को अपने पास नहीं रख सकते थे, क्योंकि दूसरे राज्य के राजाओं के द्वारा जब राजा के महल में आक्रमण किया जाएगा तो अगर इजीली पैसा मिल जाएगा तो राजा भी नहीं चाहते थे। तो इसलिए किसी को शक ना हो, मंदिरों के ठीक नीचे ही गुप्त दरवाजे बनाए जाते थे, जिनके अंदर बहुत बड़े घर हुआ करते थे, कमरे हुआ करते थे मंदिरों के नीचे ग्रह गुफा में। और उन्हीं मंदिरों के अंदर रुपया पैसा जायदाद जो है, जो भी सोने चांदी हीरे मोती है, वो संग्रहित होकर रखे जाते थे। तो कहने का मतलब है महमूद गजनबी को ये बहुत अच्छे से पता चल गया कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते हैं, और ये सोने की चिड़िया असल में अपने जो अंडे देती है वो मंदिरों के नीचे गर्भगृह में देती है। बस, तो फिर क्या था, आगे कहानी ताश के पत्तों की तरह एकदम साफ है कि महमूद गजनबी ने भी अपने फादर के जैसे हिंदुस्तान पे आक्रमण की योजना बनाई। और जैसे ही उसने आक्रमण किया, उसने देखा कि उसके फादर के समय पर जो हिंदू शाही राजवंश का शासक था, वही अब उसके बेटे को भी मिला। मतलब कहने का है कि सुबुक्तगीन के समय पर, सुबुक्तगीन जब भारत पर अटैक करते थे, तब उनको हिंदू शाही वंश के जिस राजा से लड़ना पड़ता था, वो हिंदू शाही राजा था जयपाल। तो जब महमूद गजनबी ने भी भारत पर पहला आक्रमण किया, तो हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल से ही दरअसल में उनकी क्या हुई, पहली लड़ाई हुई या पहला द्वंद्व हुआ। और ये हिंदू शाही वंश जो है, ये हिंदू कुश पर्वतमाला, मतलब नॉर्थ में जो हिमालय है वहां तक था। और राजधानी जो है, अपन ने पढ़ा था सुबुक्तगीन के समय पे ही ये चीज हमने देख ली थी कि जो जयपाल है उन्होंने अपनी राजधानी वहिंद, उद्भांड और वहिंद को बना रखी थी। मतलब ये पेशावर का एरिया है जिसको इन 3 नामों से जाना जाता है। तो फाइनल में 1000 से लेकर 1001 के बीच में, मतलब पूरा पूरा 1 साल, मतलब कई किताबें कहती हैं 1000 में, कुछ किताबें कहती हैं 1001 में, महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान पर पहला अटैक किया। उसी वंश के अगेंस्ट, जिस वंश के अगेंस्ट बाप ने पहला अटैक किया था, राजा वही था जो बाप के समय में भी था, जयपाल। और फाइनल में वहिंद के युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। 2-3 महीने बाद महमूद गजनबी फिर अपनी सेना लेकर आएंगे, जयपाल फिर से अपनी सेना को संगठित करके लड़ेंगे, और दोनों के बीच लड़ाई में एक बार फिर जयपाल हारेंगे, युद्ध क्षेत्र से भाग जाएंगे अपनी जान बचाते हुए। तीसरी बार फिर से अपनी सेना को लेकर आएंगे, एक बार फिर से महमूद गजनबी भी उनका सामना करेगा, और फाइनल में इस बार भी हरा देगा जयपाल को। तो लगातार 1, 2, 3 महीने में कंटिन्यूअस जयपाल 3 बार हार गया।
अब ये हार उसके मन में मानो लगातार खटकनी सी लगी। यह निरंतर पराजयों ने जयपाल को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं 3 बार यदि हार रहा हूं तो जिस राज्य का मैं राजा हूं वो पब्लिक यदि मेरे बारे में ऐसा सोचना शुरू कर देगी कि मैं एक भगोड़ा राजा हूं जो हर बार युद्ध से भाग भाग कर आ जाता है, आत्मग्लानि मन में बहुत ज्यादा भर जाती है राजा जयपाल के। और राजा जयपाल खुद अपने आप को आग की लपटों की हवाले कर देते हैं और इस तरह से राजा जयपाल जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो राजा जयपाल की जो डेथ होती है, याद रखिएगा, वो खुद चिता में जलकर वो आत्मदाह करते हैं और इस तरह से महमूद गजनबी के लिए पहला राह का कांटा जो है वो हट जाता है। अब जयपाल जो है यदि पहले मर जाता, अच्छे से सुनिएगा, जयपाल यदि पहली लड़ाई में ही मर जाता तो महमूद गजनबी जो है भारत में मुस्लिम सभ्यता संस्कृति को लागू करा देते। जितना लंबा समय तक जयपाल ने संघर्ष किया, 4-5-6 महीने, उतने लंबे समय तक हिंदुस्तान में इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक संस्कृति नहीं आ पाई। मतलब इस्लाम की राह का सबसे बड़ा रोड़ा था हिंदुस्तान में जिसका नाम है जयपाल। तो फाइनल में जयपाल ने जब अपने आप को खुद ही अग्नि के हवाले समर्पित कर दिया, तब महमूद गजनी के जितने इतिहासकार थे, हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, उन्होंने जयपाल को कहा कि चलो ईश्वर का शत्रु मतलब अल्लाह का शत्रु खुद ही मर गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लाम की राह में सबसे बड़ा रोड़ा जो था जिसका नाम है जयपाल, उसने खुद चिता में आत्मदाह किया और इस्लामिक इतिहासकार इसी को, जयपाल को जो है ईश्वर का शत्रु बतलाते हैं। कहते हैं कि एक किसी के जाने के बाद दूसरा जहां खाली जरूर हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता है। तो जी हां, जयपाल के जाने के बाद अब हिंदू शाही वंश की जो कमान है उसका बेटा आनंदपाल संभालेगा। महमूद गजनबी ने जब 1001 में वहिंद की लड़ाई में राजा जयपाल को हराया तो उसको इतना सारा रुपया पैसा हाथ लगा कि आराम से 8 साल उसका इजीली गुजर बसर हो गया। 8 साल इतना रुपया पैसा ले गया वो। तो फाइनल में नई डेट आती है 1009। 1009 में जब उसका रुपया पैसा खत्म हो गया महमूद गजनबी का, तो फिर से वो हिंदुस्तान में अटैक करता है और महमूद की इस बार लड़ाई जो होती है वो जयपाल के बेटे आनंदपाल से होती है और फाइनल में इस लड़ाई में आनंदपाल जो है वो भी मारा जाता है। यहां पराजय का मतलब है मारा जाना युद्ध क्षेत्र में। अब आनंदपाल जब हार जाएंगे तो फिर उनका जो बेटा है त्रिलोचन पाल, अब वो राजा बनेगा। मतलब ये तीसरी जनरेशन हो गई, आनंदपाल सेकंड जनरेशन हो गई और जो जयपाल हैं, याद रखिए, ये फर्स्ट जनरेशन हुई। तो त्रिलोचन पाल जो है इनको फाइनल में 1018 में महमूद जो है वो क्या कर देगा, हरा देगा। और अब त्रिलोचन पाल का बेटा जिसका नाम है भीमपाल, और यही भीमपाल हिंदू शाही वंश का या ब्राह्मण शाही वंश का अंतिम शासक है। मतलब इसके बाद, भीमपाल के बाद अब हिंदू शाही वंश का कोई शासक नहीं होगा। इसको भी महमूद गजनबी जो है वो क्या करता है, हरा देता है। मतलब इसको भी युद्ध क्षेत्र में मार देगा। और इस तरह से महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान में एक जो राजवंश चला आ रहा था, जो काफी हद तक तुर्कियों को रोक कर रखे हुए था, वो भीमपाल के मौत के साथ 1020 में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और इस तरह महमूद गजनबी जो है उसका अधिकार पूरी तरह से उस पंजाब पर हो जाएगा जो पाक अधिकृत आज का पंजाब है। तो आज के समय पे जो पाकिस्तान के पास जो पंजाब है, उस पूरी टेरिटरी में दरअसल में किसकी बादशाहत हो जाएगी, याद रखिएगा, नाम है महमूद गजनबी की। और महमूद गजनबी ने देखते देखते लाहौर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब महमूद गजनबी जो शासन कर रहा है, तो
तो जरा ध्यान से देखिए, उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया है, उसने अफगानिस्तान अब पूरा जीत लिया है, उसने पाकिस्तान अब पूरा जीत लिया है, और पाकिस्तान में लाहौर तक अब उसकी सरहदें आती हैं। और अगर हम बात करें तो ऑलरेडी तुर्कमेनिस्तान का वो राजा था, ईरान और इराक को उसने ऑलरेडी जीत लिया है, और सऊदी अरेबिया के कुछ हिस्से उसके एरिया में आते हैं। मतलब इतने सारे एरिए को वो एक साथ कंट्रोल कर रहा है गजनी से। तो ये है दरअसल में कहानी महमूद गजनवी की। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी जो हैं, उन्होंने 1014 में, याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने 1014 में सबसे पहले थानेश्वर के मंदिर पर आक्रमण किया। और थानेश्वर के मंदिर में उस समय भगवान विष्णु की मूर्ति थी, जिनको उस समय कहते थे चक्र स्वामी। तो भगवान विष्णु के मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त किया, पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया, मंदिरों में लूटपाट की। और कहते हैं कि एक बार यदि पैसे की तलब लग जाए व्यक्ति को, तो चक्र स्वामी मंदिर को लूटकर उसको इतनी रुपए संपत्ति हाथ लगी, किसको? महमूद गजनवी को, कि उसने देही बना लिया कि अब अगली बार से उसने कन्नौज, मथुरा और वृंदावन, जहां पर असल मायने में इंडियन कल्चर या सनातनी परंपरा के गढ़ या तो अयोध्या है और या तो वृंदावन है, तो कन्नौज, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों पर अटैक करके यहां जितना सोना चांदी था लोगों ने दरवाजों में लगाया था, खिड़कियों में लगाया था, वो तक निकाल निकाल के ये बंदा जो है ले जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या उस समय पे कन्नौज, मथुरा और वृंदावन ये टेरिटरी किसी राजा के अधीन नहीं थी क्या? थी। तो एक प्रतिहार वंश के राजा हैं जिनका नाम है राज्यपाल, इनके अधीन ये टेरिटरी थी कन्नौज, मथुरा और वृंदावन। लेकिन प्रतिहार राजा राज्यपाल ने देखा कि महमूद गजनवी एक बहुत बड़ी फौज के साथ आ रहा है मंदिरों का विध्वंसीकरण करने, तो राजा राज्यपाल को ऐसा लगा कि मैं नहीं सामना कर पाऊंगा इस तुर्की व्यक्ति का, और इस तरह से राज्यपाल जो हैं वो भाग जाते हैं, या राज्यपाल जो है वो न तो कन्नौज, न तो मथुरा, न वृंदावन को प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, इन तीनों मंदिरों को या इन तीनों जगहों को लूटने देते हैं। उस समय एक व्यक्ति है जो हमारे मध्य प्रदेश में है, जिसकी बादशाह, जिसको हम कहते हैं बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में एक जगह है कलिंजर, वहां एक राजा रूल कर रहा है जिसके दिलों में सच में हिंदुत्व बसता है। चंदेल वंशीय शासक है जिसका नाम है विद्याधर। विद्याधर जो सच में इंडियन संस्कृति को अपने मन में सजोए था, जिसके राम और कृष्ण सच में इष्ट थे। जब विद्याधर को इस बात का पता चला कि राजा राज्यपाल जो प्रतिहार वंश के राजा हैं, उन्होंने महमूद गजनी से डटकर सामना करने के बजाय भागना उचित समझा, तो ये हिंदुत्व के मुंह पे कलंक दरअसल में साबित हुआ, ऐसा उनको लगा। इसी वजह से विद्याधर ने इस गुनाह की सजा देने के लिए राज्यपाल को, खुद विद्याधर ने अपने साथी राजाओं का एक संघ बनाया, और अपने साथी राजाओं का संघ बनाकर राज्यपाल को दंड देने के लिए वो निकल पड़े। और फाइनल में कुछ लंबे समय के बाद जब पता चला कि राज्यपाल उनकी आंखों के सामने आया, या राज्यपाल को जब पता लगा लिया गया, तो ये सभी मित्र राजाओं का संघ पहुंचता है और राज्यपाल को खत्म कर देता है या कत्ल कर देता है। क्योंकि विद्याधर और मित्र राजाओं की नजरों में राज्यपाल ने महमूद गजनवी का सामना करने की बजाय, महमूद गजनवी से लड़ने की बजाय भाग खड़े होकर ये सबसे बड़ा गुनाह किया था। विद्याधर का ऐसा मानना था, क्योंकि जब वो राज्यपाल पर फाइनल अटैक कर रहा था, तो राज्यपाल को विद्याधर ने कहा कि यदि तुम राहे खुदा में, मतलब राम के लिए और कृष्ण के लिए यदि तुम फना हो जाते महमूद गजनवी से लड़ते लड़ते, तो तुम्हारे भी मंदिर बनते, तुम्हारे लिए भी लोग आरतियां गाते, लेकिन तुमने महमूद गजनवी के डर से अपने आप को छुपाते हुए भागना उचित समझा। तो प्रतिहार वंश की जितनी भी औलादें भविष्य में होंगी, वो राज्यपाल नाम तो कभी नहीं रखना चाहेंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे भगोड़े व्यक्ति से हिंदुस्तान कलंकित हो गया है।
तुम भागते नहीं, मर जाते तो ज्यादा बेहतर होता। तुमको लोग एक वॉरियर के रूप में याद करते। तो राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन को लुटने दिया था, इसी वजह से यही गलती मानते हैं विद्याधर, और फाइनल में राज्यपाल जो है वो उसको मार देते हैं। तो महमूद से बिना लड़े हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया है राज्यपाल ने, विद्याधर को ऐसा लगता है, इसलिए मित्र राजाओं का संघ बनाकर राज्यपाल को मार देते हैं। तो इस तरह से महमूद गजनवी का पूरा लेक्चर जो है वो 2 वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो लेक्चर है या पहला जो पार्ट है महमूद गजनवी का, पार्ट 1, मतलब हमने आज पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी का लेक्चर, पहले मुझे लगा था पूरे के पूरे एक लेक्चर में ही मैं इसको खत्म कर दूं, लेकिन मुझे बहुत बारीकी से समझाना था, एक एक चीजें बतानी थी, इसलिए अब इसको मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। तो आज जो हमने पढ़ा है बेटा जी वो महमूद गजनवी पार्ट 1 है। अब इसके बाद हम बात करेंगे महमूद गजनवी पार्ट 2 की। तो महमूद गजनवी पार्ट 2 टू बी कंटिन्यू। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।